हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज आगरा की आवाज़ पर पूजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है और बहुत खास स्वागत है हमारे किसान भाइयों का, क्योंकि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रायोजित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये कम्युनिटी रेडियो आप तक लेकर आता है रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम। और आज भी वही खास कार्यक्रम है आपके लिए, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होने वाली है, बहुत ही खास बात हमारे किसान भाइयों से संबंधित होने वाली है। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है किसान भाइयों, और स्वागत हम करना चाहते हैं आज के विशेषज्ञ का भी। आज हमारे साथ यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एरिया एग्रोनॉमिस्ट जो कि वेस्ट उत्तर प्रदेश से हैं, संतोष कौशिक जी, वो जुड़ चुके हैं। संतोष जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो पर। नमस्कार पूजा जी, कैसे हैं संतोष जी आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए। बहुत अच्छे। पहली बार हम बातचीत कर रहे हैं और हमारे किसान भाई आपको सुन रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली मुझे पता है कि बहुत अच्छी जानकारियां आप हमें देने वाले हैं, क्योंकि टॉपिक भी आप बहुत खास लेकर आए हैं। आज का जो विषय है जिस पर आप हमें जानकारी देंगे वो है मृदा परीक्षण का महत्व और सही तकनीक, यानी कि कैसे सॉइल टेस्टिंग की जाती है और उसका सही तरीका क्या है। सही कहा मैंने संतोष जी? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मैंने जी। तो आइए सबसे पहला जो सवाल करते हैं आपसे, वो बहुत ही बेसिक सा सवाल है। मृदा यानी सॉइल, ये कितनी इम्पोर्टेंट है हमारी फसल के लिए? आसान शब्दों में हमारे किसान भाइयों को बताइए। जी जी, सबसे पहले तो मैं भारतीय सरकार 90.4 FM जो है पूजा जी और तरुण जी सभी का धन्यवाद देता हूं कि ये जो कोलैबोरेशन है और ये इसके थ्रू सभी किसान भाइयों तक सटीक जानकारी पहुंचेगी, मैं यही आशा करता हूं। जैसा कि पूजा जी आपने पूछा कि मृदा के बारे में, तो मृदा क्या है? मृदा के बिना हम कोई भी, क्योंकि मृदा जो है बेस है और बिना इस बेस के हम लोग कोई भी फसल नहीं उगा सकते। बिल्कुल। अगर हम 2-3 तकनीकों को छोड़ दें, क्योंकि अभी नई तकनीकें ईजाद हुई हैं, उनको हम छोड़ दें तो मृदा जो बेसिक है और किसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अब मृदा में फसल उगाने के साथ साथ में कि मृदा का परीक्षण करना बहुत जरूरी है। मृदा का परीक्षण क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम कोई भी फसल उगाते हैं तो हमको ये देखना है कि वो फसल के लिए जो उसका पीएच मान है, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वो सही है या नहीं है, कि मृदा में जो कार्बनिक तत्व है वो सही मात्रा में है कि नहीं है। ये सारी चीजें हैं बहुत जरूरी है, इसलिए मृदा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इम्पोर्टेंस क्यों है तो थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूंगा सभी किसान भाइयों को। देखिए 3-4 चीजें हैं जिसका महत्व है कि मृदा परीक्षण क्यों करना चाहिए, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। क्योंकि देखिए कि हमारी जमीन में कौन कौन से तत्व हैं, वो कितनी मात्रा में है और कितनी मात्रा में होनी चाहिए, क्या उसकी अधिकता है, तो इससे हमको ये पता सबसे पहले तो ये पता हमको चल जाएगा। दूसरा, इससे हमको ये पता चलेगा कि मिट्टी का जो पीएच है, जिसको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हम बोलते हैं, कि पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम मानते हैं अगर हमारा पीएच 5.5 से नीचे है तो वो अम्लीय होती है, और अगर हमारा 7.5 से ज्यादा है तो इसको हम क्षारीय भी जमीन भी बोलते हैं। और दोनों ही जमीन कहीं ना कहीं नुकसानदेह है, जिससे हमको इसका भी पता चलता है। दूसरे, इसका सोइल स्ट्रक्चर यानी इसकी संरचना का पता चलता है, सोइल टेक्सचर का पता चलता है कि जमीन कैसी है, भुरभुरी है, रेतीली है या बलुई है, दोमट है। क्यों? इसके अनुसार हम अपने फसलों का चयन भी कर सकते हैं और फिर हम उचित निर्णय भी ले सकते हैं। तीसरी चीज है कि फसल कौन सी लेनी है। जैसे अगर मान लीजिए, क्योंकि जमीन तो हमारे पास एक ही है किसी भी किसान की, हमारी जमीन का जो पीएच मान लीजिए मैं मानता हूँ कि 5 से 5.5 के बीच में, तो हम ये कोशिश करेंगे, हम ये लोगों को बताएंगे कि आलू की जो फसल है वो सबसे अच्छी रहेगी, धान की फसल है वो अच्छी रहेगी। अगर हमारा पीएच जो है 6 से 7 के बीच में या 7.5 है, तो वहां पे हम गेहूं की फसल, गन्ना की फसल हम ये ले सकते हैं, क्योंकि ये निर्धारण करने के लिए हमको सही मार्गदर्शन देता है। चौथी जो चीज है कि हम ये क्या करते हैं कि जैसे हम लोगों ने मृदा परीक्षण किया तो इससे हमको पता चल जाता है कि कौन से तत्वों की अधिकता है, यानी कौन सी चीज अधिक है। क्योंकि कोई चीज पर्याप्त होनी जरूरी है, लेकिन उसके साथ अगर वो चीज अधिक होगी तो उसका भी नुकसान है, यानी हानिकारक भी हो सकती है अगर कोई भी चीज अगर ज्यादा होगी। जैसे लेड की मात्रा, आर्सेनिक की मात्रा और कैडमियम की मात्रा, अगर ये तीनों जो हानिकारक और विषैले तत्व हैं, इनकी मात्रा ज्यादा होगी तो हमारी फसलों के लिए ये काफी नुकसानदायक होंगे। जी पूजा जी, बहुत अच्छी जानकारियां आपने हमें दी हैं। आपने मृदा के बारे में भी बताया, यानी कि आपने फसल के बारे में भी बताया है, और ये भी बताया कि किस तरह से उसके अंदर पोषक तत्व हैं या नहीं है, इसका परीक्षण करना चाहिए। जी जी। मैं अगला सवाल जो आपसे करना चाहूंगी वो ये है कि मृदा परीक्षण जब हम करते हैं तो इसमें बहुत सी कई बार कमियां भी हमें मिलती हैं जिनको हम सुधारते हैं, लेकिन हमारी ये जो सॉइल है, हमारी ये जो मिट्टी है, मृदा है फसल के लिए जिसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं, इसमें कौन कौन से पोषक तत्व आपके हिसाब से होने चाहिए एक अच्छी फसल के लिए? जी जी, तो मैं जैसा समझ पा रहा हूँ पूजा जी,
आपने पूछा कि कौन कौन से तत्व होने चाहिए। जैसा कि हमारे एग्रीकल्चर के लिए 16 से 17 तत्व जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो महत्वपूर्ण है, ये हमारी पूरी की पूरी जमीन में होने चाहिए और इनकी अलग अलग मात्राएं होती हैं। जैसे मैं बात करूं नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, पोटास की, जिंक की, जो जिंक है और बोरोन है, ये सूक्ष्म तत्व है, तो इनकी मात्रा हमारी जमीन में काफी कम है। तो इन पे हमको ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि अभी किसान भाई जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटास है, इनकी तो लगभग मात्रा सही तरीके से दे रहे हैं। कई कई जगह जो फास्फोरस की जो मैंने देखा वो अधिकता भी रहती है, लेकिन इसके अलावा जो जिंक और बोरोन है, मैग्नीज है, फेरस है, इन सबकी जो मात्रा है वो सही मात्रा में हमको सूक्ष्म मात्रा में देनी चाहिए। तो ये जो 16 तत्व हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 16 तत्व पर्याप्त मात्रा में इनको देने चाहिए। जैसा कि प्राइमरी जो मैंने आपको बताया एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये प्राइमरी तत्व होते हैं जो सबसे जरूरी है। उसके अलावा जो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये द्वितीय तत्व जिसको हम सेकेंडरी तत्व कहते हैं, दूसरे जरूरी तत्व बोलते हैं। तीसरे जिसको हम जिंक, बोरोन, फेरस, मैंगनीज, कॉपर, आयरन, ये सभी तत्व हैं जिनको हम सूक्ष्म मात्रा में या माइक्रो एलिमेंट्स कहते हैं। इनकी बहुत जरूरत है, क्योंकि इनके बिना पौधे का समुचित विकास नहीं होता और हम पर्याप्त जो हमारी जो इच्छा है, जो हम चाहते हैं कि अच्छा उत्पादन ले सकें, तो इनके बिना हम अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते। और यहीं पे हम लोग कई बार किसान भाई इन पे गलती करते हैं। कई बार हमको लगता है कि हम अगर जो प्राइमरी तत्व हैं उनको अगर हम सही मात्रा में या ज्यादा मात्रा में दे देंगे तो हमारी पैदावार ज्यादा हो जाएगी। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर हम इन सूक्ष्म तत्वों को या सेकेंडरी तत्वों को इग्नोर करेंगे तो हमारी पैदावार को जो हम चाहते हैं, जो हमारे लक्षित उत्पादन चाहते हैं, तो लक्षित उत्पादन हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जी पूजा जी। बहुत अच्छा। तो क्या जब हमारी फसल शुरू होती है, उगना शुरू होती है, उस समय पर मृदा में अगर कोई कमी रह जाए, किसी न्यूट्रिएंट की कमी रह जाए, तो कुछ बीमारियां ज़रूर उसे पकड़ लेती होंगी, कुछ रोग लग जाते होंगे। तो न्यूट्रिएंट्स की कमी से, पोषण तत्वों की कमी से फसल की शुरुआत में ही जो बीमारियां लग जाती हैं, कुछ उनके बारे में बताइए हमारे किसान भाइयों को। जी जी बिल्कुल, बहुत सही क्वेश्चन पूछा। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा अपने सभी किसान भाइयों को। देखिए, एक चीज, जब हम पैडी की खेती करते हैं या धान की जिसको हम बोलते हैं, धान की खेती में अगर जिंक की कमी हो जाए तो एक खैरा रोग आता है, जिसको हम जैसे पान थूक देते हैं या जंग जैसा निशान होता है, वैसे निशान शुरुआत में पौधे पर आने स्टार्ट हो जाते हैं और ये धीरे धीरे कोलैप्स होकर के मिल करके बहुत ज्यादा गहरा रंग पकड़ लेते हैं और काफी ब्राउन कलर का आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो पैदावार है वो लगभग 20 से लेकर 25% तक कम हो जाती है। तो ये जो कमी है, हम जिंक की पर्याप्त मात्रा देकर के पौधों को, और हम ये दो तरह से दे सकते हैं। इसको हम स्प्रे करके दे सकते हैं और दूसरा हम लोग यूरिया में मिला करके, जैसे हम लोग जिंक 33%। लेकिन जो सबसे अच्छा उपाय है उसके लिए जिंक का इस्तेमाल, जो लिक्विड जिंक आती है जिंटेक वगैरह, तो उसका हम इस्तेमाल स्प्रे के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि उससे जो क्या पौधे की जो प्राप्तता है, पौधा ज्यादा से ज्यादा जिंक उसको ग्रहण कर लेगा और लगभग ये 60 से 90 दिन तक पौधे को पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा और पौधा स्वस्थ हो जाएगा। दूसरी चीज मैं और बताना चाहूंगा, जैसे टमाटर में एक प्रॉब्लम हो आती है, ब्लॉसम एंड रोट। ब्लॉसम एंड रोट क्या होता है? टमाटर के जो पिछले भाग पे आप ये देखेंगे, नॉर्मल क्या होता है, ये जो कमी आती है वो आती है कैल्शियम की कमी से। लेकिन कई बार हम इसको समझ लेते हैं कि पैथोजेनिक डिजीज है ये, जबकि पैथोजेनिक डिजीज नहीं होता है। कैल्शियम की जो ब्लॉसम एंड रोट बता रहा हूँ, ये आती है कैल्शियम की कमी से, जिसके क्या होता है, एक गलन जैसी नीचे की तरफ टमाटर हमारा गलना शुरू हो जाता है। तो इसको अगर हम पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम, चाहे जमीन से और टॉप ड्रेसिंग, दोनों तरह से हम लोग उसको दे सकते हैं, जिससे कि ये रोग हमारा खत्म हो जाएगा। जी, ये दो चीजें जो थी जो मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ। इसके अलावा बोरोन, जो मैं सूक्ष्म तत्व की बात कर रहा था, हम लोग कई बार बोरोन भूल जाते हैं। तो बोरोन के मैं बता दूं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा धान में ऊपर के और नीचे बालियों में कुछ दाने खाली रह जाते हैं, जिसको आम भाषा में कोई कहता है हवा निकल गई, कोई कहता है कि दाने नहीं पड़े। तो अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग वर्ड हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, बेसिकली क्या होता है कि अगर जमीन में बोरोन की कमी है, तो बोट्रे की कमी है, तो उसमें क्या करते हैं, अगर हम बोरोन पर्याप्त मात्रा में जमीन में अगर देंगे, इससे क्या होगा, ऊपर वो जो दाने जो हैं वो लगभग 100% तो नहीं कहूंगा, लेकिन वो है 50 to लेकर 70% दाने वो बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि बोरोन का जो काम है वो पॉलिनेशन में बहुत महत्वपूर्ण अदा करता है, यानी फूल से फल बनाने में जो महत्वपूर्ण जो रोल अदा करता है वो बोरोन ही अदा करता है। तो बोरोन का ये, अब चाहे हम गेहूं की बात करें, चाहे हम धान की बात करें या किसी भी अन्य फसल की बात करें, तो बोरोन का बहुत बड़ा यूज इसमें होता है। जी, बहुत अच्छा। अगर हम बात करें संतोष जी, अपने भारत देश की अलग अलग जोन है, अलग अलग क्षेत्र हैं, तो अलग अलग जोन के हिसाब से मिट्टी जो है, सॉइल जो है, वो अलग अलग ही होती है। ऐसे में मृदा परीक्षण यानी कि सॉइल टेस्टिंग कितना उपयोगी है और किस तरीके से इसे करना चाहिए, क्या तकनीक अपनानी चाहिए? तो मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूंगा। देखिए, जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा कि हर जगह जगह अलग अलग जोन की अलग अलग मिट्टी होती है,
जैसे मैं बात करूं रेतीली दोमट या रेतीली या बलुई, इस तरह से, या बहुत चिकनी मिट्टी अलग अलग जगह पे होती है। तो जैसे मैं अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करूं तो ज्यादातर यहाँ पे रेतीली दोमट पाई जाती है। तो ये जरूरी क्यों है, जैसा कि आपने अगला क्वेश्चन जो पूछा था कि मृदा परीक्षण जरूरी क्यों हो जाता है, तो ये जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि अलग अलग जमीन की अलग अलग सोइल और स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लें, अगर हमारी जमीन बलुई है तो उसके अंदर पानी नहीं रुकेगा, हवा तो पर्याप्त मात्रा में जाएगी, लेकिन क्या करेंगे, अगर जो सिंचाई करेंगे तो पौधे को पर्याप्त मात्रा में, यानी वाटर रिटेंशन जिसको हम बोलते हैं, तो पानी रुक नहीं पाएगा। जब पानी नहीं रुकेगा तो पौधे को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाएगा, पौधे का समुचित विकास नहीं रहेगा। तो जो सबसे अच्छी जो जमीन होती है उसको हम बोलते हैं बलुई दोमट, जिसको हम दोमट के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं बोलूँ तो सबसे अच्छी जमीन क्या रहती है, सबसे अच्छी जमीन अगर उसकी मात्रा की मैं बात बोलूं, उसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो सोइल में होनी चाहिए। क्ले की मात्रा 20% होनी चाहिए, रेत की मात्रा 60% होनी चाहिए, और सिल्ट जिसको बालू कहते हैं वो 80% होनी चाहिए। इसको हम लोम यानी दोमट मिट्टी कहते हैं। ये सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। अगर चिकनी मिट्टी हुई, दूसरी तरफ अगर बात करें तो चिकनी मिट्टी में पानी रुकेगा और जिससे कि गलन वाली बीमारियां ज्यादा पैदा हो जाएंगी। तो सबसे अच्छी जो बीच की जमीन है जिसको हम दोमट कहते हैं। तो अब इन 3 जमीनों में होगा क्या, तीनों जमीनों की जो मैंने बताया कि स्ट्रक्चर और टेक्सचर अलग अलग होगा। इसकी जांच से क्या पता चलेगा, जैसे अगर दोमट मिट्टी है तो दोमट मिट्टी में सभी तत्व जो है रिटेंशन होंगे और सही मात्रा में, समुचित मात्रा में हमारे फसल को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन अगर चिकनी मिट्टी है तो चिकनी मिट्टी में क्या पानी ऊपर खड़ा रहेगा, जमीन में नहीं जाएगा, जिससे कि वो जड़ों को नहीं मिल पाएगा। तो जब जड़ों को नहीं मिल पाएगा तो इसमें जो तत्व है वो इसमें सही समुचित मात्रा में घुल नहीं पाएंगे और जड़ उसको पर्याप्त मात्रा में नहीं ले पाएगा, क्योंकि फ्लोएम के थ्रू ये ले पाता है। दूसरी चीज, अगर चिकनी मिट्टी की बात करें तो चिकनी मिट्टी में जब पानी नहीं टिकेगा या पानी बहुत दूर चला जाएगा तो वो भी जड़ क्षेत्र से दूर चला जाएगा, जिससे कि उसमें तत्व घुल नहीं पाएंगे और पौधा उसको समुचित मात्रा में ले ही नहीं पाएगा। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर मैं बलुई मिट्टी की बात करूं तो बलुई मिट्टी में जितने भी हम तत्व डालते हैं या रासायनिक खाद डालते हैं या ऑर्गेनिक खाद डालते हैं, तो वो क्या होता है, उस जमीन पर उसकी मात्रा हमको ज्यादा देनी पड़ती है, बार बार देनी पड़ती है। कहने का मतलब क्योंकि वो वहां पे रुक नहीं पाता है। और चिकनी मिट्टी में क्या होता है, अगर हम ज्यादा देंगे तो वो हानिकारक हो जाता है। जी, बहुत सही। हम यहाँ अपने किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि आज आप सुन रहे हैं रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम। ये विशेष सीरीज हम लेकर आप तक पहुँचते हैं मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार, और ये प्रायोजित कार्यक्रम है यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से। आज हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़े हैं संतोष कौशिक जी, जो हैं वेस्ट उत्तर प्रदेश के एरिया एग्रोनॉमिस्ट यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। और आज का जो विषय है जिस पर वो हमें खास जानकारी दे रहे हैं वो है मृदा परीक्षण का महत्व और सही तकनीक, यानी सॉइल टेस्टिंग किस तरह करनी चाहिए और इसका कितना फायदा पहुंचता है हमारी अच्छी लहराती हुई फसल को। बहुत अच्छी जानकारियां संतोष जी हमारे साथ साझा कर रहे हैं। अगला सवाल जो संतोष जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ वो ये है कि बदलता मौसम, क्योंकि अभी हमने बात की अलग अलग जोन की मिट्टी की, अलग अलग क्षेत्र की मिट्टी की, लेकिन बदलता मौसम भी कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव तो छोड़ता ही है। तो ऐसे में क्या ये बदलता हुआ मौसम हमारी मृदा के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है या उसका कुछ नुकसान भी होता है हमारी फसल को, हमारी मृदा को? देखिए, जो आपने क्वेश्चन पूछा कि इसका जो प्रभाव है अपने जो मौसम का, तो इस पे जरूर पड़ता है। देखिए, अगर मैं बात करूं, अगर अति वर्षा यानी ज्यादा बारिश हो जाए तो जमीन जो है उसमें दिक्कत आती है, चिकनी मिट्टी हो जाती है। की वजह से क्या होता है, हमारी फसल में रोग लगने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि हर फसल की अपनी अलग अलग आवश्यकता है। अगर मैं बात करूं कि मक्का, ज्वार, बाजरा की बात करूं तो इनको कम पानी की आवश्यकता है। मिर्च की बात करूं, कम पानी की आवश्यकता है, लेकिन गन्ना है उसके लिए पर्याप्त है। तो अलग अलग फसल पे अलग अलग ये प्रभाव डालता है। अगर बारिश कम होती है तो जैसे मैंने आपको बताया, ज्वार, बाजरा, मक्का जो कि रेनफेड एरिया में होता है, चना, इन सब के लिए कम बारिश ठीक है। तो इस समय हर फसल के लिए अलग अलग आवश्यकता होती है, ये डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है। जी, लेकिन कभी मौसम बदल जाता है, यानी बिन मौसम कभी बरसात होती है, अभी बहुत ज्यादा गर्मी है, तो इसके कुछ दुष्प्रभाव भी रहते ही होंगे हमारी फसल को। जी, जैसा एक एग्जांपल अभी जो टाइम चल रहा है वो मक्का का एक एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे मक्का के बारे में ये बोला जाता है कि अगर 36 डिग्री से टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उसमें दाने बनने कम हो जाते हैं, नहीं के बराबर बनते हैं, बहुत कम बनते हैं। तो ये जो अगर टेम्परेचर, जैसा कि ग्लोबल वार्मिंग आ रहा है, हर 2 साल में 0.5 डिग्री जो हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसकी वजह से उसके बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव आ रहे हैं। पहला तो जैसा मैंने आपको बताया कि मक्का में दाने बनना कम हो जाते हैं या बिल्कुल नहीं बनते। तो हमको इसके लिए देखिए 2-3 चीजें हैं। समुचित मात्रा में, या जिसको कहते हैं न्यूट्रिएंट सफिशिएंसी, पर्याप्त मात्रा में हम नमी बनाए रखें और सही मात्रा में, संतुलित मात्रा में हम खाद का प्रयोग करें।
दूसरी चीज, अगर मैं बात करूं, अगर ज्यादा गर्मी आती है तो पौधे जो होते हैं, जो पानी जो हम लोगों ने देखा है, पानी जल्दी सूख जाता है और पौधे को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता और हमको बार बार सिंचाई करनी पड़ती है, जिससे कि हमें बार बार मतलब कि अगर एक्सपेंस जो हमारे जो खर्चे हैं वो हमारे बढ़ जाते हैं। और दूसरा, अगर मैं बात करूं, बार बार बारिश आती है, मौसम चेंज होता है तो कीट पतंगों का बहुत ज्यादा अटैक होता है। अगर मौसम मॉइस्ट रहेगा या नमी वाला मौसम रहेगा, उसके बाद धूप निकल जाती है, उससे रस चूसक जो कीड़े हैं वो बार बार अटैक करते हैं और अटैक करने से जो फसलों को काफी भारी क्षति होती है और उनको बचाने के लिए जो हमको कीटनाशक दवाओं का स्प्रे करना पड़ता है, जिससे कि वो हमारी जो इकोनॉमी है उसको कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचाते हैं। जी। तो हमारे यारा के कुछ ऐसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हमारे किसान भाई फसल की शुरुआत में ही अगर इस्तेमाल करें और सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आने वाले इन नुकसानों का उन्हें सामना नहीं करना पड़ेगा और वो आराम से अपनी फसल को बहुत अच्छे से उगा सकते हैं। जी जी बिल्कुल। थोड़ा सा मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, इसी का एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि जो करंट क्रॉप है अभी मक्का की, काफी जगह लग रही है आसपास, तो इसका एरिया भी बड़ा है। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि मक्का में जो दाने हैं वो लगभग अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता है तो नहीं बनते हैं। उसके लिए हमको 2-3 चीजें हैं जो हमको ध्यान रखनी चाहिए। जैसा मैंने बताया कि तो पर्याप्त नमी रहे और जमीन में टॉप ड्रेसिंग में 25 से 30 दिन का जब हमारी मक्का हो जाए तो यारा लीवा नाइट्रोबोर, जो कि कैल्शियम नाइट्रेट विद बोरोन है, तो उसको डालने से क्या होगा, जिससे कि क्योंकि उसमें नाइट्रोजन भी मिलेगा आपको पर्याप्त मात्रा में नाइट्रेट रूप में, बढ़िया नाइट्रोजन इसको हम बोलते हैं, जिससे कि क्षति बहुत कम होती है, यानी काफी कम मतलब उड़ता है ये। दूसरा जो मैंने आपको बताई कैल्शियम, जब आप कैल्शियम देंगे तो पौधा हमारा जो तनाव है, जो गर्मी कारण जो तनाव जो पैदा होगा उसको सहने की क्षमता हो जाएगी और जो रोग हैं, जो दूसरे रोग हैं वो भी कम आते हैं। तीसरा, जो हमारा तना है वो मजबूत रहेगा। और सेल डिवीजन, जैसा कि मैंने बताया कि कैल्शियम और बोरोन का बहुत बड़ा रोल है कोशिका विभाजन में, जिससे कि हमारा पौधा ग्रोथ करता है, बढ़वार करता है। कैल्शियम जो कि कोशिका विभाजन बहुत जरूरी है। तो कैल्शियम डालने से एक तो तना मजबूत रहेगा, सेल डिवीजन होगा जिससे उसकी वृद्धि होगी। दूसरा, कुछ टेम्परेचर जिसको मैंने बताया कि तनाव को भी कम करता है और रोग जो आने वाले होते हैं, जो पैथोजेनिक रोग होते हैं, उनको भी ये दूर रखता है और पौधा एकदम स्वस्थ रहता है और कल्ले काफी अच्छी मात्रा में निकलते हैं। और जो कि हम बात कर रहे थे बोरट्रैक और जिंट्रैक, इन दोनों का इस्तेमाल हम लोग, अगर मैं जिंक की बात करूं तो 25 दिन पे हम लोग इसका स्प्रे करें। स्प्रे करने से क्या होगा, एक तो जो पत्ती का जो सरफेस एरिया है यानी पत्ती जो वो चौड़ी हो जाएगी इससे, और क्या होगा जब पत्ती जब चौड़ी हो जाएगी तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो ज्यादा अच्छी तरह से होगी और ज्यादा मात्रा में होगी। कहने का मतलब, जैसे आप लोग देखते होंगे कि जो भी पत्ती का जितना भी सरफेस ज्यादा होगा प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होगा, जिससे कि हमारे जो दाने बने की प्रक्रिया है वो सही मात्रा में होगी। इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जो कि आज सोलर पैनल आप लोग देख रहे होंगे कि सोलर पैनल में अगर हम एक प्लेट लगाते हैं तो कम बिजली बनती है, 2 प्लेट, जैसे जैसे प्लेट लगाते रहते हैं तो सूरज की रोशनी के हिसाब से वो बिजली ज्यादा बनती जाती है। तो उसी तरह से अगर मैं मक्का की बात करूं, जितना पत्ता चौड़ा होगा उतनी ही ज्यादा वो भोजन बनेगा। उससे क्या होगा, हमारे जो मक्का की फसल में जो दाने वो पर्याप्त मात्रा में बनेंगे। तो दूसरी जो चीज है, जो जिंक क्या काम करता है, तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है, ऑक्सीजन हार्मोन होता है जो कि इसकी बढ़वार के लिए बहुत जरूरी है। तो तीसरा, जिसमें पीलापन आता है, अगर हम धान में बोलो तो इसको खैरा रोग आता है, लेकिन मक्का में इसको खैरा रोग नहीं बोलते हम लोग। तो जो पीलापन आता है मक्के में उसको भी ये दूर करता है। जो चौथी चीज है, जिंक का जो एक बहुत बड़ा रोल है कि जड़ों का विकास भी समुचित मात्रा में करता है। हम बात करते हैं बोरोन की। बोरोन क्या करेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पराग नली का ये विकास करता है, प्लस परागण, इसको बोलते हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन में इसका बहुत बड़ा अहम रोल है। पोलिनेशन के थ्रू क्या होता है, जो दाने कम बनते हैं या सही तरीके से नहीं बन पाते, तो ये सुनिश्चित करता है कि अगर 10 से 15 दाने जो गर्मी की वजह से नहीं बन रहे हैं तो उसमें 5 से 7 दाने, ये सुनिश्चित करता है कि कुछ मात्रा में 50 से लेकर 60% तक ये दाने आपकी फसल में या आपकी मक्का की फसल में बन आए। जी 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 जी, बहुत सही बात आपने हमें बताई है। अगला सवाल जो मैं आपसे चाहती हूँ वो बहुत डिटेल में चाहती हूँ, क्योंकि हम अब ये जानना चाहते हैं कि आपके यहाँ भी सॉइल टेस्टिंग लैब है। यारा फर्टिलाइज़र इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास एक बबराला में बहुत शानदार सॉइल टेस्टिंग लैब है। मैंने भी वहाँ देखा है कितनी बेहतरीन तरीके से मृदा परीक्षण किया जाता है। तो मृदा परीक्षण करने की जो सही तकनीक है और सही तरीका है वो क्या है, स्टेप बाय स्टेप हमारे किसान भाइयों को आप बताइए भी और समझाते भी जाइए। जी बिल्कुल सही। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मृदा परीक्षण जो सॉइल टेस्टिंग है वो जरूरी क्यों है, इस सबके बारे में बात कर चुके हैं। अब ये कैसे करना है थोड़ा सा हम इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, टेस्टिंग के लिए हम ये ध्यान रखें खेत हमारा खाली हो, उसमें पानी ना भरा हो और आसपास जो खेत जहाँ से हमको सैंपल लेना है वहाँ पे कोई पेड़ ना हो यानी छाया ना आ रही हो।
दूसरी चीज हम ध्यान रखेंगे कि एक प्लॉट का लेना है तो अगर एक जैसे प्लॉट है, जैसे हमको मालूम है कि हमारी जमीन कैसी है रेतीली है, तो लगभग अगर पूरा एक चक हो जिसको हम बोल सकते हैं, तो वहां से हम लोग सोइल परीक्षण या मृदा परीक्षण के लिए वहां से हम लोग मिट्टी ले सकते हैं। दूसरी चीज हमको जो और ध्यान देना है कि जो एपरेटस जिसके थ्रू हमको सोइल परीक्षण लेना है, ओगर आता है। अगर आपके पास ओगर नहीं है तो ये एक औजार होता है मृदा परीक्षण के लिए। अगर नहीं है तो हम खुरपी ले सकते हैं, लेकिन ये ध्यान देने योग्य बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि खुरपी पे कोई भी जंग ना लगाऊं। तो सबसे पहले हम ये तैयारी करते हैं, खेत बिल्कुल सही हो, फसल हमारी कट चुकी हो खेत की, और हमको करना क्या है, पहले हम 4 कोने डिसाइड कर लेंगे और एक बीच में, यानी जेड के आकार का हम लोग मृदा परीक्षण के लिए जो मृदा लेंगे तो जेड का आकार का हम निशान बना लेंगे, राइट लेफ्ट और ऊपर और नीचे करके, और एक बीच में, यानी 5 जगह से हम लोगों को सोइल इकट्ठी करनी है, मृदा इकट्ठा करना है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, हम लोग एक खुरपी लेते हैं जिसपे जंग ना लगा हो, और सुनिश्चित करते हैं कि आसपास कोई पेड़ ना हो, क्योंकि छाया ना आ रही हो। क्योंकि जंग लगने और छाया आने से क्या हो सकता है, क्योंकि इसमें मृदा में अलग अलग तत्वों की मात्रा, जैसे अगर जंग लगा होगा तो उसमें लोहे की मात्रा ज्यादा आ जाएगी, अगर छाया होगी तो हो सकता है किसी और तत्व की मात्रा ज्यादा आ सकती है, अगर पानी भरा होगा तो सही तरीके से हम परीक्षण नहीं हो पाएगा, क्योंकि जहाँ पानी भरा होगा जहाँ पानी नहीं भरा होगा तो अलग अलग जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ज्यादा वेरी कर जाएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अभी आसपास आम दिनों में 10 से 15 दिन के अंदर आपने किसी भी खाद का प्रयोग ना किया हो, क्योंकि अगर आपने किसी भी खाद का प्रयोग किया हो तो भी वो हमारे परीक्षण को प्रभावित करेगा। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लगभग 6 इंच या 15 सेंटीमीटर जिसको हम बोल रहे हैं, 15 सेंटीमीटर बिल्कुल वी आकार का हम लोग ऊपर से मिट्टी हटा देते हैं। जो जेड आकार का हम लोग का निशान बनाया 5 कोने से, 4 कोने से और बीच में, तो वी आकार का 15 सेंटीमीटर या 6 इंच की हम जगह मिट्टी ऊपर की जमीन निकाल देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, क्योंकि जो मेन जमीन है वो 15 इंच के बाद ही हमारी आती है, क्योंकि उसमें सभी तत्व पाए जाते हैं, क्योंकि वो जड़ क्षेत्र के नजदीक होती है। अब उसके बाद हम वी आकार का दोनों तरफ से, जो राइट हैंड से और लेफ्ट हैंड से, हम लोग वहां से मिट्टी निकालते हैं 5 कोने से, 4 कोने से और बीच में से। और ये मिट्टी मान के चलिए हम लोग हर जगह से 250 ग्राम या आधा किलो निकालते हैं, और इसको मिला करके फिर हम लोग 1 किलो करते हैं, फिर उनको आपस में मिलाते हैं, फिर इसको आधा किलो करते हैं, और लास्ट में हम लोग 250 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम तक मिट्टी उसको हम इकट्ठी कर लेते हैं। और जो मृदा परीक्षण के लिए जो किट आती है उसके अंदर हम लोग 250 से लेकर 500 ग्राम मृदा डाल देते हैं, उसमें अपना नाम और कहाँ से हमने मृदा परीक्षण लिया है, और जैसे हम कुएं वाली जमीन है या पेड़ वाली जमीन है, जैसा कि आप उसमें मार्क कर देंगे। और उसके बाद हम लोग, जैसे कि अगर हम यारा आपको बहुत ही बेहतरीन सुविधा देती है, हम लोग 8 से लेकर 16 तत्वों की परीक्षण करते हैं, और सही तरीके से एकदम एक्चुअल जो आपको डेटा आएगा उसके साथ में हम आने वाली जो फसल है, क्योंकि हम उसमें ये भी दिखाते हैं कि आपकी आने वाली फसल क्या है, आने वाली फसल के बारे में पूरी जानकारी देते हैं कि आपको कितनी मात्रा में खाद और कौन कौन सी खाद और कितनी मात्रा में देनी है, ये भी हम आपको बताते हैं। तीसरी चीज जो मैं बात कर रहा हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया कि लेबोरेटरी, आपको ये जरूर ध्यान देना है। मैं सिर्फ यारा की नहीं बात करूंगा, क्योंकि यारा के तो विश्व स्तरीय है हमारी लैब है, उसके अलावा आप यह ध्यान दीजिए क्या वहाँ पे एक्चुअल एनालिसिस होता है, क्या सही तरीके से होता है, तो आप इसका जरूर पता कीजिए और सही जगह से, सही लेबोरेटरी से आप करवाइए। बहुत सही तरीका आपने हमें बताया, और हमने भी वहाँ जाकर देखा था यारा फर्टिलाइज़र की लैब में कि किस तरह से उस लेबोरेटरी में बहुत ही हाईटेक मशीन्स आपके पास हैं, और कितनी आसानी से आप मृदा का परीक्षण करते हैं, सॉइल टेस्टिंग करके आप बिल्कुल सही जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचाते हैं। तो एक किट भी आपके यहाँ से प्रोवाइड की जाती है, किट देते हैं आप लोग किसान भाइयों को, जिसमें वो आपके पास अपने आके अपने खेत की मृदा भेज सकते हैं। कुछ उसके बारे में बताइए, कैसे उसमें भरना है, कैसे रखना है, और कैसे आपकी लैब तक उसे पहुँचाना है। जी, मैं बिल्कुल बताता हूँ। जैसा कि मैं अपनी बात को आगे जारी रखता हूँ, जैसे मैंने बताया कि हम लोग एज ए यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हम लोग अपनी जो डीलर है, रिटेलर है, जो हमारा चैनल पार्टनर है, उनको हम ये किट प्रदान करते हैं। उनके थ्रू हम किसानों तक पहुंचते हैं कि जैसे हम लोग मीटिंग्स भी करते हैं, तो हम हमारी जितनी भी OFMs होती हैं, बड़ी मीटिंग्स होती हैं, उन सभी में हम मृदा परीक्षण का महत्व बताते हैं, और सभी किसानों को सारा जो मैंने आज बताया वो सभी बताते हैं कैसे हमको सैंपल लेना है। तो हम उनको किट देते हैं। उस किट में जो आप लोगों ने सैंपल लिया उसमें लगभग आधा किलो की मिट्टी हम लोग 250 ग्राम से लेकर आधा किलो के बीच में जो उसका वजन होता है वो हम लोग उसमें रखवाते हैं। उसमें एक किट लगाते हैं जिसमें 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, किसान का नाम, जगह का नाम, जिला और कौन सी जगह से मिट्टी ली गई, और उसकी आने वाली आगामी फसल कौन सी है। ये सभी चीजें हम लोग उसमें किट के थ्रू लगा देते हैं। और उसके बाद हम ये कोरियर के थ्रू, सबसे पहले तो किसान इनको अपने जो निकटतम जो चैनल पार्टनर है, हमारे नजदीकी जो विक्रेता बंधु हैं, उनके पास ही पहुंचाते हैं।
उनको बताते हैं। उसके बाद वो अगर 4-5 सैंपल होते हैं, उसके बाद वो कुरियर के थ्रू हमारे बबराला प्लांट में इनको भेजते हैं। और ये हम लोग 10 से 15 दिन के अंदर, ताकि आपके पास सही समय पे, किसान के पास सही समय पे ये पहुंच जाए। 15 दिन के अंदर ये रिपोर्ट हमारे पास आ जाती है, ऑनलाइन भी आ जाती है और फिजिकल भी आ जाती है हमारे पास, ऑफलाइन भी। तो जिसके थ्रू हम किसानों को व्हाट्सएप के थ्रू और उनके पास जा करके अगर उनको नहीं समझ में आता, उनको अच्छी तरह से हम समझाते हैं, यानी इंटरप्रेट करते हैं कि क्या चीज क्या कमी है, आपको किस मात्रा में कैसे डालना है और क्या चीज की अधिकता है जिसको आपको नहीं यूज करना है बार बार पे। तो इस तरह से हम लोग सभी किसान भाइयों को मार्गदर्शन करते हैं। बहुत सही। और इसके लिए हम किसान भाइयों आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस तरह की वो लैब है जहाँ पर ये सॉइल टेस्टिंग की जाती है, तो आप हमारे YouTube पेज पर जाकर एक एपिसोड देख सकते हैं जहाँ हमने पूरी लैब को शूट किया था, आप लोगों के लिए शूटिंग की थी वहाँ पर, और आपको दिखाया था बबराला की यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वो लेबोरेटरी, जहाँ पर विशेषज्ञ हैं, जहाँ साइंटिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, और वो किस तरह से आपको पहले किट भी देते हैं और किट उनके पास पहुँचती है। उस किट में वैसे सब कुछ होता है, आपको कुछ भी नहीं करना, सब कुछ लिखा भी होता है। आपकी सॉइल जब उनके पास पहुँचती है, किस तरह से और किन किन मशीनों के द्वारा वो उनकी टेस्टिंग करते हैं और आप तक वापस जानकारी पहुँचाते हैं, वो सभी कुछ हमने उस कार्यक्रम में आपको दिखाया भी है, बताया भी है। आप हमारे YouTube पेज 90.4 आगरा की आवाज़ पर जाकर वो लेबोरेटरी देख सकते हैं, तकनीक और तरीका भी देख सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आज हमारे जो एक्सपर्ट हैं संतोष कौशिक जी, उन्होंने बहुत अच्छी जानकारियां हमें दी। संतोष कौशिक जी हैं एरिया एग्रोनॉमिस्ट वेस्ट यूपी से हैं, यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। और ये जो खास कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं, रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम, ये है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार। फिलहाल हमारे जाने का समय है, लेकिन चलने से पहले संतोष जी आपका धन्यवाद न करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय और अपनी कीमती जानकारियां हमारे किसान भाइयों के भले के लिए हम सभी के साथ साझा की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे पहले मैं पूजा जी आपका, तरुण जी आपका और भारतीय गवर्नमेंट का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने ये कोलैबोरेटिव अप्रोच स्टार्ट किया, जिसके थ्रू सभी किसान भाइयों को सही मार्गदर्शन मिल सके और वो अपनी जो लक्षित है अधिकतम उत्पादन सही तरीके से वो प्राप्त कर सके। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल आपसे लेते हैं हम इजाजत इसी कार्यक्रम के साथ, लेकिन अगले कार्यक्रम में हम फिर से हाजिर होंगे और नई जानकारियां होंगी और साथ ही साथ नए मेहमान भी होंगे, हमारे विशेषज्ञ होंगे आपको कृषि संबंधी और बेहतरीन जानकारी देने के लिए। तब तक के लिए पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।